देवस्य धीमहि। सभी लोग अपनी आइज ओपन करेंगे। चलो, हमने कुछ मैटर भेजा था, कितने लोग उसको पढ़ पाए? प्रणाम मीता मैम, बहुत दिनों बाद जिज्ञासु एक स्टूडेंट है हमारे जिनके ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, अब सब लोग एक बार अपनी आज की वर्तमान स्थिति बस बता दें कि अभी किसकी क्या चल रही है। 2 मिनट में केवल अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन बता दें। चलो, रचना जी से शुरू कर रहे हैं। रचना जी बस 1 मिनट शेयर करने में रुक जाएंगे, बस बाकी फिर शेयर करिए। चलिए फटाफट रचना जी बोलिए, फिर मीता मैम, मोनिका मैम बोलिए जल्दी से। जी मैम, मैम ठीक है, मीन्स मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चल रही है, हो जाएगा कवर, जो डेट है उस अकॉर्डिंग। अगर हम लोग सोचे कि कल ही एग्ज़ाम देना है तो दे देंगे? मैम वो यूनिट 3 एंड 5 वो अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ नहीं, बिल्कुल भी। वो छोड़ दो अगर, तब भी उसके अलावा अगर देना पड़े हाँ, उसके अलावा दिया निकाल देंगे। ठीक, देखो 2 यूनिट से अब वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा एनर्जी जीआरएफ में। ठीक, इसलिए नहीं कह रहे मैम, हैं। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू देखते हैं तो वो बहुत क्या ज्यादा होता है, जब तक आपने पढ़े नहीं है, देखो हट प्रदीपिका घेरन संहिता पढ़ रखी है, ये इसलिए ना, ये इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपने पूरा पूरा सही मन से पढ़ा है तो आपको फिर वो नजरिया आ जाए, क्योंकि जब तक हमें लगता है गिलास खाली है तो वो वाला जा रहा होता है। ठीक है, देखो अभी क्या बोलते हैं, केवल जो अभी ना हम सैटरडे को अब छुट्टी लेंगे, क्योंकि अब 1 महीने का टास्क है। डेट जनवरी में आती है कि दिसंबर में आती है, अभी इसका कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अगर 10-5 दिन बढ़ जाएगी तो आप लोग के लिए अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल अपना जो जो भी करना, उसके 3 पहलू ध्यान रखेंगे। एक, सिलेबस के साथ मैच हो, सिलेबस के साथ यूनिट को मैच करना है। दूसरा, जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर पूरे सॉल्व हो रहे हों पेपर वाइज। ठीक है, तीसरे नंबर पे एक रिवीजन जो हमारा है वो केवल बिना देखे भी हम कर पा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना, बस हो गई यूनिट तैयार। ठीक, वो चाहे आप 5 यूनिट करके जाएं और चाहे आप उसको केवल 8 यूनिट करके जाएं, और चाहे आप 10 की 10 जाएं। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, अब बोलेंगे क्या बोलते, और हाँ, फर्स्ट पेपर में रचना जी, निवेदिता जल्दी खोलो, पापा आ गए। स्टडी अपने लेवल पे मैं कर रही हूँ। मुझे गंदी एक्चुअली बात। वो विवेकानंद वाला तो कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं अपने लेवल पे ही कर रही हूँ, सेल्फ ही कर रही हूँ। अब बोलेंगे क्या बोलते हैं मीता मैम। मीता मैम बस 1 मिनट में जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, यूनिट वाइज बोलिए। मीता मैम, आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? आपका अनम्यूट है। सही मैम। मैम मैंने जनवरी 27 2017 से जून 22 तक के पेपर रिवाइज करे हैं, और अभी मैंने 10th यूनिट उठाई है, उसमें मैंने ध्यान का टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है, पूरा बैक का रिवीजन है कि नहीं है? मैम मैं वो पिछले जो विवेकानंद एकेडमी में जो पेपर हो रहे हैं वो भी मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, और बीच बीच में जो मेरे टॉपिक नहीं हुए थे, क्योंकि कुछ मेरे टॉपिक अभी एमए के साथ रिवाइज होने वाले हैं, तो जो मेरे नहीं हुए थे पहले मैं उनको प्रायोरिटी में ले रही हूँ। ठीक है, और अंजू का ठीक है? हाँ ठीक, अंजू का ठीक है, अंजू का सही है। मोनिका मैम एक बार आप बोलिए, अपर्णा मैम आप बोलिए, बस 30 सेकंड में बोलेंगे केवल। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम मैम, थोड़ा एमए की डेट अभी शायद 15 से बताई है, तो उसमें चला गया ध्यान थोड़ा, और वैसे चल रही है मैम, साथ साथ ये भी पढ़ाई चल रही है इसकी भी। फिर भी कोशिश करके आए कि अटेम्प्ट क्लियर हो। ठीक है, अपर्णा मैम बोलिए। अपर्णा मैम कहाँ है, आवाज़ नहीं आ रही। मानसी जहाँ भी हो थोड़ी देर में बोल देना। ठीक है, चलिए अब वो रचना जी शेयर करेंगे अपना अपना सिलेबस, जरा साइकोलॉजी वाला ओपन कर लेना, सब सिलेबस साइकोलॉजी वाला ओपन करेंगे। ठीक, क्योंकि आज हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम चीज़ें करवा चुके हैं, बस हम इनके टू द पॉइंट आंसर देंगे।
क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई थी, थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा था कि फाइनल टच नहीं ले रही हैं। सबसे पहले हमने देखा था निद्रा की अवस्थाएं और निद्रा के विकार। निद्रा के विकार कौन कौन से हैं? निद्रा के विकार कौन कौन से हैं? सबको आवाज आ रही मेरी? बोलेंगे मोनिका मैम? मैम नींद ना आना, इंसोम्निया जो होता है, और स्लीप एपनिया होता है, उसमें सांस रुक जाती है। ठीक है। और एक होता है कि दिन में नींद आ रही है बहुत ज्यादा, रात में नहीं आ रही, उसको कुछ नर्कोस करके। हाँ। और तो ये हमने ये 3 देखे, अभी और भी इसमें से हैं। ये क्या है? नींद के विकार हैं। अवस्थाएं सबको पता है 4 है कि 3 है नींद की? नींद की अवस्थाएं कितनी हैं? मैम कुल 4 हैं। कौन कौन सी? 3 तो एन रैम और 1 रैम है। ठीक है, चलिए। अब जो नींद की हमारी तीसरी वाली अवस्था है वो कौन सी वेव्स को कनेक्ट करती है? नींद का जो थर्ड हमारा स्टेप है वो कौन सी वेव्स को कनेक्ट करेगा? बोलेंगे मित्र? मैम डेल्टा वेव्स। डेल्टा और थीटा कहाँ आएगी? बोलेंगे सीमा में? दीदी मैं भी यही कहने वाली थी कि थर्ड स्टेज के लिए डेल्टा वेव्स जो मेरे को ध्यान है। सब बोलेंगे, बाकी के और स्टेज बोल देंगे एक बार जो वेव्स के हैं। मैम बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। हाँ ठीक, डेल्टा जो है 4th में आएगी हमारी, डी 4th में है। बोलेंगे रचना जी? मैम एग्जाम में अगर नंबर पूछ ले तो 3 लिखनी है या 4 लिखनी है? मींस 4 ही फाइनल है। 4 फाइनल होगा। अगर वो मैम अभी एक क्वेश्चन आया था हमारे उसमें अभी लास्ट टाइम पे, जिसमें एन रैम की स्टेजेस पूछी गई थी, तो उसमें राइट आंसर 3 था, लेकिन उन्होंने एनटीए ने 4 को राइट कर रखा था। नहीं, वो जब कोई ऐसे हो तो वो या तो वो कॉमन में जाएंगे, ठीक है, उसको एक बार देख लेंगे उस चीज़ को, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि पूरे आपके सिलेबस में 1 से 2 क्वेश्चन जाते हैं लगभग, ठीक है। तो वो फिर कॉमन मार्क्स सबको मिल जाएंगे वहाँ जाकर, ठीक है। वो मार्क्स किसी का कभी कटता नहीं है। यूजीसी में कुछ अपने उन्होंने नॉर्म्स अच्छे बना रखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक बार यहाँ पे रचना जी, एक बार वो दिखाइए। ये तो लगभग सबने पढ़ा है, नहीं तो इसको अभी थोड़ी देर बाद शेयर करें। वो दिखाइए, ये वाला संवेदन, प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति, ये वाला दिखाइए। अगर है तो, और नहीं है तो फिर उसमें से दीजिए जो हमने भेजा था, या तो वहां से दिखा या यहीं से दिखा दीजिए। तो बस उसको एक्चुअली आपने जो भेजा है ना उसका कुछ कंटेंट मैंने मतलब स्टार्टिंग वाला कवर कर, जितना मैं कर पाई वो इस फाइल में मैंने आज वही शेयर किया, पुरानी वाली नहीं। एक मिनट रचना, तो इसमें ये वाला लीजिए जो संवेदन वाला है, जहाँ से सेंसरी वाला स्टिमुलस, क्योंकि एकदम छोटा सा, इसको टू द पॉइंट क्लियर कर दे। मैम मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर रही हूँ, बस इतना तो बता रही हूँ कि ये जो स्टार्टिंग में डेफिनेशंस थी हैपनर एंड हस्बैंड की, उसके बाद इसका जो पैटरसन ने, इसको यही कवर कर देते, जो छोटे छोटे पॉइंट्स इनको ले ले रहे हैं। पैटरसन के अनुसार व्यवहारिक मनोविज्ञान को 4 चरणों में डिवाइड किया गया। ये एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें से, ठीक है। ये शायद 17 वाले में या 18 में आ चुका है। प्रथम कौन सी अवस्था है? इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि जो साइकोलॉजी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी है, वो बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है? वेस्टर्न साइकोलॉजी हमारी बहुत पुरानी नहीं। बोलेंगे तो मैम इनके आगे जो ईयर दे रखे हैं इसका क्या मतलब है? ये यहाँ से यहाँ तक इनका टाइम है, ठीक, शुरू हुए हैं। मतलब जो हमारे साइकोलॉजी मनोविज्ञान की शुरुआत का पहला चरण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1882 से 1917 तक का है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे कैसे ये डिवीज़न चल रहा है। तो पहले 1882 से 1917, बिल्कुल ध्यान से इसको करेंगे, एकदम सॉलिड आंसर है। फिर द्वितीय चरण सेकेंड डिवीज़न कहाँ है? जन्म कहाँ से हो रहा है इसका? 1917 से 18 तक, ठीक। फिर थर्ड जो फेज है, ये तृतीय चरण है, वो बाल्यावस्था है, 1918 से 1937 तक। चतुर्थ जो है वो चरण कहाँ है? युवा अवस्था लिखा। तो ये युवा अवस्था किसके लिए कही जा रही है?
मीन्स जो साइकोलॉजी की स्टडी है उस पे जो रिसर्च हो रही है वो अभी तक भी चल रही है और अपनी युवा अवस्था में है। हाँ, इसको या ये कह दें कि जो साइकोलॉजी है इस समय अपने पूरे टॉप पर है, ठीक है। और आप देख रहे हैं हम लोग कि इस समय दुनिया में सबसे अधिक समस्याएं किसमें है, मनोविज्ञान से संबंधित, मन से संबंधित है, ठीक। ट्रीटमेंट उसमें नहीं है प्रॉपर, लेकिन समस्याएं का जो आकलन किया जाता है, जो डाटा लिया जाता है, वो साइकोलॉजी बेस्ड ही उठाया जाता है, मनोविज्ञान के आधार पर। तो अभी का जो है 1937 से अब तक, तो ये 1937 से अब तक का मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ना ना ना, ये कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। अभी हमको अभी तो 37 आई ही नहीं है, अभी तो 37 आई ही नहीं है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ये एक मिनट लिखेंगे। ये 1918 से इसको कर देंगे रचना जी, यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ 27 है, इसको करिए, वो नहीं 27 में, एक मिनट रुकिए, एक मिनट इसका पूरा कैलकुलेट कर दे। ये केवल और केवल जा रहा है 1918 से 19 तक जा रहा है, बस 19 तक जा रहा है, फिर 1919 से लेकर के अब जाएगा आगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन गलत हुई है यहाँ पे, और ये मेरे से हमने जो भेजा है आपको मैटर, इसमें एक एरो लगा के हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको कनेक्ट वो कट कर दिए, गलत है ये, ठीक। ये मेरी तरफ से आपको मैसेज, आपसे गलत नहीं है, मेरी तरफ से वो जो हमने दिया मैटर वहाँ पे डेट गड़बड़ हुई है, ठीक। सब इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, अभी बाद में ठीक कर दिया जाए। 1918 से 19 करिए, फिर 1919 से फिर अब तक करिए जाके। एक मिनट नहीं मैम, ये मेरी एमए की बुक में है, मैंने वहां से भी नहीं देखिए, अभी भी एक मेरी गलती, फिर से एक गलती, हम लोग चल रहे हैं 2000 में, है ना। देखो मुझे यही लग रहा था कि आप 1900 और वो 2000 वाले में कंफ्यूज हो रहे हो। सही, हाँ, वेरी गुड, पता नहीं वो कहाँ से कुछ दिमाग में चल रहा था, ठीक। ये एक्चुअली एमए की बुक है, इससे भी वेरीफाई किया है, वो है वो। अभी देखो, अभी सब लोगों ने इसमें माइंड नहीं किया, अभी हमारा दिमाग फिर से गया कि 1937 लिखा है ये, ठीक है, इसलिए सही है। हमको लगा एकदम से, हमने सोचा कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, हम लोग तो 2025 में चल रहे हैं, ठीक है। मैं समझ गई थी, क्योंकि मैंने दोनों नोट्स में बहुत अच्छे से देखा, एमए वाली बुक में भी और आपके भेजे हुए भी। नहीं, हमको लगा एक बार, हमें लगा शायद मेरी तरफ से कुछ गड़बड़ है, वो 1900 का जो 2000 में है वहाँ कन्फ्यूजन हुआ, ठीक, वो सही है, ठीक, मेरी तरफ से भी सही था, मेरा एकदम से वो 1937 में, और जो 2000 में, तो हमें लगा अभी तो हम लोग 37 में गए ही नहीं, ये तो हम लोग 2000 में है, ठीक है, ठीक है, 21वीं सदी में चल रहे हैं, ठीक है। तो 1918 से 37 और 37 से अब तक का, बस इसमें एक चीज़ यहाँ के इसके आगे जहाँ लिखना, वहाँ पे एक टिक लगा दो, CBT, बस 4th चरण जहाँ लिखा है CBT इसके सामने लिख दो, जिसकी हम लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फिर और ये परीक्षण सबसे पहले कहाँ के लिए बनाया गया था, आर्मी अल्फा के लिए परीक्षण बनाए गए थे, कि जो अधिकारी वर्गों के लिए बनाया गया था, कौन किसके लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। फिर दूसरा क्या था इसमें देख रहे हैं हम लोग, बीटा परीक्षण जो है हमारा है, वो क्या है, आर्मी बीटा जवान अनपढ़, कि किसको किस में रखना है, ठीक है। पहले सबको पता होगा कि 10th क्वालिफाई करके भी बच्चे आर्मी में जाते थे, ठीक है। फिर एक बड़ी पोस्ट भी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर वो वहीं रहकर पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो ये तो वहाँ था, बस इसको कंप्लीट कर देंगे। एक इसमें देख लेंगे, केवल 20वीं सदी में जो लिखा है, 20th सेंचुरी में, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, या फिर आराम से इसको देख लेंगे। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो किस में आ गए, चेतना के विज्ञान में आ गए हैं इस समय पर, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। अब इसको तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये थोड़े से पढ़ने वाले हैं, उनको बस थोड़ा थोड़ा सा देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब एक मिनट ऊपर से नीचे लाएंगे, लेकिन हमें लग रहा है पहले वो उसको देख लेते, परसेप्शन वाले को, फिर इस पे आते, क्योंकि ये एक लाइन में सबको डिफाइन करना हमको। इसमें आते हैं परसेप्शन, स्टिमुलस, और करेंगे। अब ये सिगमंड फ्राइड को एक साथ ही लेंगे हम, और करिए अभी, और करिए, और करिए अभी, और ये वाला, ये तो वो हो गया, जीन पे आ जाइए, भी नहीं, और लीजिए आगे। बस मैम ये कंटेंट इतना ही बना हुआ है। चलिए अब अपना अपना पेन पेपर उठाइए, उस पर लिखिए जल्दी से, ठीक। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमारे स्टिमुलस क्या है, ठीक है। स्टिमुलस क्या है, बस एक लाइन में जिसको भी आंसर देना हो दे दे, स्टिमुलस है क्या। फिर आते हैं परसेप्शन पे।
मैम क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। हाँ ठीक, स्टिमुलस और सभी के लिए स्टिमुलस सेम होगा लेकिन परसेप्शन अलग होगा। स्टिमुलस सेम होगा, परसेप्शन सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, सेम स्टिमुलस परसेप्शन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो स्टिमुलस और परसेप्शन क्लियर हो गया क्या है हमारा। ठीक है, फिर देखते हैं इसी में फिर जो मेरी परसेप्शन बताइए एक बार वापस। जैसे अभी एक चीज सुनिए, अभी जैसे अभी एक गलती हो रही थी, ठीक है, जो हम सामने देख रहे थे, तो स्टिमुलस तो सबके सामने सेम था। ठीक है, परसेप्शन में हमने 2-3 बार कंफ्यूज हुए, रचना जी ने थोड़ा पढ़ा, उसको देखा जाके, और हमें अंदर से हमारी गलती क्या हो गई, वो 2037 की तरफ हम उसको देखना शुरू किया हमने। वो 19 वो तो निकल गया, तो अभी तो उसी टाइम से ही तो परसेप्शन। फिर अपर्णा मैम ने थोड़ा सा कैच किया कि हाँ ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, और किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया कि शायद मैम की बात ठीक है, और अभी सुन रहे हैं कि हो सकता है कुछ गलत हो कुछ सही हो। तो स्टिमुलस सेम था, परसेप्शन अलग, का मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से उसको जज कर रहे हैं, और हो सकता है हमारा जजमेंट सही भी निकल जाए। ठीक है, बोलेंगे कृष्णा जी। मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, आप बताएं वो सही है या नहीं। मीन्स आग एक ही है, लेकिन अगर उसके पास बटर को आप ले गए तो पिघल जाएगा, और एग को अगर आपने बॉईल किया तो हार्ड हो जाएगा। तो स्टिमुलस एक है, परसेप्शन अलग अलग। ये भी कह सकते हो, और बिल्कुल अभी की बात बोले, अभी हमने कहा कि सब लोग सिलेबस को पढ़ेंगे कैसे। ठीक, हमने बराबर कह रहे हैं सबको सिलेबस कैसे पढ़ना है। अब सबने सिलेबस कैसे पढ़ा है, तो ये क्या हुआ, परसेप्शन हुआ ना सबका। स्टिमुलस हमने सबको इसी प्लेटफॉर्म पे दिया है, और बराबर इक्वलिटी से बात की है, फिर भी परसेप्शन डिफरेंट क्यों हो गया, क्योंकि परसेप्शन अपनी अपने कैलिबर के अनुसार होगा। ठीक है, स्टिमुलस सेम होने पर भी परसेप्शन अपने अकॉर्डिंग होगा हमारा। ठीक, अच्छा, परसेप्शन हमारी कैसी क्रिया है, पूरी मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, परसेप्शन में हाथों से कुछ नहीं हो रहा है, परसेप्शन में बस हमने जो सामने देखा है, जो हमारे मन ने उसको, माइंड ने जैसा कैच किया है, वो सब परसेप्शन में आएगा। लेकिन इन सब की उसमें अगर हम लोग कहें कि सपोर्ट कौन कर रहा है स्टिमुलस या परसेप्शन में, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कर रहे हैं। ठीक, सपोर्ट कौन कर रहा है हमारे परसेप्शन में, जो स्टिमुलस मिला है उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट आते हैं अवधान, अटेंशन। अटेंशन क्या है हमारा, अटेंशन भी एक हमारी मानसिक क्रिया ही है। अटेंशन से क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति जैसे ही हमसे अटेंशन बोला जाता है, हम थोड़ा सा अधिक अलर्ट हो जाते हैं। ठीक, हम लोग कॉमन पढ़ रहे हैं, फिर हम कहेंगे ध्यान से पढ़ना इसको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मतलब लगता है कि जो हम कुछ पढ़ रहे थे उससे ये कुछ स्पेसिफिक है, बस ये है अटेंशन हमारा। ठीक, तो अटेंशन में सबसे पहले मैसेज किसको जाता है, बॉडी, माइंड, ब्रेन को जाता है, माइंड। अटेंशन में मैसेज किसको जाएगा, माइंड को जाएगा पहले। चलिए फिर आते हैं स्मृति। हमारा स्मृति क्या है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी हमारी जो है वो कितने टाइप्स की है, मेमोरी सबको पता है, हमारी याद है। ठीक है, याद शक्ति, स्मरण शक्ति है। तो मेमोरी जो हमारा ये क्या है, पहले से सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। कभी हम लोगों ने जो चीज़ ना कभी सुनी हो, ना कभी देखी हो, कहीं कुछ ना किया हो, उस पर कोई भी बात हो रही हो, तो क्या हम उस पर ध्यान देंगे, जिसको ना हमने कभी कॉन्शियस माइंड से तो नहीं देंगे, बट वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस पे तो चली जाती है। नहीं, वो चली जाएगी, लेकिन जैसे अभी हम कहें आद्या, तो आप कितना भी कुछ कहीं दुनिया में हो, हम आद्या कहेंगे तो आपको आद्या याद आएगी कि नहीं आएगी। हमने कहा पेरेंट्स, आपको याद आ जाएगा। हमने कहा आपके हस्बैंड, ठीक, आप दुनिया में कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी हो, लेकिन ये नाम लेते ही ऑन द स्पॉट आपको एक ट्रिगर मिल जाएगा। ठीक, हमने कहा आपके गुरुजी, ठीक, मतलब अब जो जितना मेमोरी में डीप में होगा वो उतनी जल्दी रिकॉल हो जाएगा। ठीक, कई बार अभी हमने कहा कि कोई सामान आपने कहाँ रखा है, हो सकता है 10 साल पहले उस चीज़ के बारे में समझो, अब ध्यान नहीं, तो अब याद तो आएगा, लेकिन वो प्रॉपर उतनी जल्दी रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेमोरी क्या है, जितना हम कनेक्टेड
हमारी यादें हैं जिस चीज़ से, वो उतनी जल्दी हमारे सामने आती हैं। जितना कम कनेक्टेड हैं हम उन यादों से, उतना थोड़ा देर से आती हैं। और जितना बिल्कुल नहीं, जैसे मान लो भी हम लोग पूरी बात कर रहे हैं, अर्जेंटीना हम लोग ने देखा नहीं है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव का जो लास्ट पॉइंट है हमने नहीं देखा है। अब हम लोगों से कोई कितनी भी बातें करता रहे, थोड़ी बहुत देर हो सकता है इंटरेस्ट, लेकिन अगर हमारा कोई वहाँ पर मतलब होगा कि हमें कभी जाना है, कोई जिज्ञासा है, तब तो हम उसकी बात सुन लेंगे। अदरवाइज एकदम एक नई कहानी हो जिससे हमारा कभी कोई अटैचमेंट नहीं रहा है, तो हम उतने उत्सुक नहीं होते हैं। कहानियों में भी उत्सुकता तभी बढ़ती है जब वो हमारे जीवन से जुड़ी होती है। हम लोग बच्चों को कहानी महाराणा प्रताप की भी सुनाएं या शिवाजी की दुनिया की सुनाएं, पर उनके व्यक्तित्व से जोड़ते हैं, तब बच्चा सुनता है। केवल आप महाराणा प्रताप दुनिया के महान से महान लोगों की कहानी सुनाएंगे, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब आप कहेंगे बहादुर, वो महाराणा प्रताप बहादुर थे जैसे आपने एक एक्शन किया, अब वो कहानी में जुड़ेगा, ऐसे कोई बच्चा नहीं जुड़ता है। क्लियर हो गया? जिस मेमोरी से हमारा कोई कनेक्शन ना हो, वो मेमोरी हमें टच नहीं करती है और रिकॉल करने पर हम उनसे अटैच नहीं होते हैं। रिकॉल मेमोरी वही है जिनको हमने कभी भी कहीं ना कहीं 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू ग्रेस्प किया हो, सुना, समझा, देखा, महसूस किया हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि स्मृति की, हाँ बोलिए कृष्णा जी। मैम ऐसा तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एपिसोडिक, सिमेंटिक, बहुत टाइप्स है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, केवल एक नंबर पूछा जाए, अभी बोल रहे उसको बस फटाफट समझाएंगे, बिल्कुल इजी गोइंग। ठीक, पहले तो हम लोग स्मृति के जो हमारे अंग है, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या लिम्स ऑफ मेमोरी जो हमारे, वो क्या है हमारे, लर्निंग फर्स्ट है, ठीक, फिर रिटेंशन, लर्निंग सीखना हो गया, रिटेंशन मीन्स क्या हो गया, धारणा। हम लोग ऐसे करते हैं ना, पहले से कुछ पढ़ते हैं, धारणा का मीन्स फिर उसे अपने माइंड में बिठाते हैं कि हमें याद रहे लॉन्ग टर्म। फिर क्या करना, रिकॉल करना। एग्जाम में क्या करेंगे, अपने एग्जाम से देखते हैं, अभी हमने पढ़ाया, आपने क्या किया, लर्निंग किया, हमने पढ़ा, सीखा आपने। फिर अब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप क्या करोगे, रिटेंशन, उसे अपने अंदर रखोगे कि प्रॉपर हमें एक कॉन्सेप्ट के साथ रखना है कि ज़रूरत पड़ने पर याद आ जाए। फिर रिकॉल कहाँ करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में या टेस्ट में, वहाँ रिकॉल कर लिया। फिर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, पहचानना। चीज़ों को देखकर हम, मान लो एक क्वेश्चन आया जिसको आपने देखा ही था, तो उस क्वेश्चन को देखकर क्या करोगे, आप रिकॉल कर लोगे। पहले रिकॉल भी आप उसी को करोगे जिसको कहीं ना कहीं रिटेंशन में होगा। रिटेंशन भी वही होगा जिसको आपने कभी लर्निंग में, कैसे भी हो, लर्निंग की हो जिसकी। तो कहाँ से शुरू हुआ, रिकॉग्निशन, रिकॉल, रिटेंशन, लर्निंग। ऊपर से देखेंगे तो लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। ठीक, ये याद रखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब देखते हैं कि जब हम लोग की लर्निंग और रिटेंशन, अब बड़ा ध्यान से सब सुनेंगे, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से सुनेंगे सब। और मैटर हमने भेज दिया था, ये स्क्रीन पे भी अभी रचना जी ने शेयर कर दिया, बाकी वहाँ से चेक कर लेना। तो जो लर्निंग और रिटेंशन है, इसमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन काम करते हैं, सेंसरी मेमोरी काम करती है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी कैसे काम कर रही है, जो मैसेज जा रहा है उसको लेना और उसको फिर ग्रैस्प करके उसको अपने बिहेव में लाना, वो काम कर रहे हैं। फिर रिकॉल में अब हमारी कौन सी मेमोरी काम करेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। रिकॉल करते हैं तो कौन सी मेमोरी काम करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी इसको बताते हैं कैसे काम करेगी शॉर्ट टर्म में। रिकॉग्निशन में क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हमें किसी को पहचानना होता है और किसी को ऐसे ही याद करना होता है, सिंपल पहचान। जैसे कई बार हम लोग किसी को 10 साल बाद देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इसको देखा है, इसके साथ गए हैं, पहले थोड़ा सा उस पर प्रेस, जोर करते हैं, जोर लगाते हैं, प्रेशर देते हैं अपने माइंड पे। फिर क्या करेंगे, फिर हमने जैसे इसको पहचाना, फिर हम क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे कि कहाँ पर ये व्यक्ति मिला था। तो प्रेशर किस पे आया, रिकॉल करने में कि रिकॉग्नाइज करने में, प्रेशर कहाँ आ रहा है, रिकॉग्नाइज पे ज़्यादा आया है। क्योंकि हमने अभी, मान लो हमने आपसे कहा कि ये जो आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है, ये किसकी है, तो आपको जीन पियाजे थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको कि ये थ्योरी किसी रिकॉग्नाइज कर। फिर आपको जैसे लगा जीन पियाजे हैं, फिर आपको याद आ जाए कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो जब भी हम लोग उसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बहुत सारे इसमें आ चुका है, रिकॉग्नाइज करने में हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी काम आएगी, ठीक, और रिकॉल करने में शॉर्ट टर्म आएगी। क्योंकि पहले हम किसी चीज़ को पहचानते हैं,
उसका प्रयास करते हैं, फिर उसको हम अपने मुंह पर लेकर आते हैं, ये कौन है, कहाँ मिले थे, कैसे। पहले हम रिकॉल नहीं करते हैं किसी को, पहले हम पहचानते हैं। अगर हमें पहचानना ना हो, रिकॉल की बात हो, तो फिर हम लोग जब रोड पे चलते इतने सारे लोग जा रहे होते हैं तो क्या हम सबको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं या रिकॉल करते हैं? वहाँ पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि ये तो हम रोड पे हैं, चल रहे हैं, यहाँ तो सब लोग चलने वाले हैं। वो तो कहीं हमें कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाए तो रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद ही हम रिकॉल करते हैं। हमारे माइंड की जो प्रोसेसिंग है वो कैसे डिज़ाइन है, पहले रिकॉग्नाइज करेंगे फिर रिकॉल करेंगे। ठीक, तो रिकॉग्नाइज करने में लॉन्ग टर्म मेमोरी काम करती है और रिकॉल करने में शॉर्ट टर्म मेमोरी काम करती है। बेस पता है कि रिकॉग्नाइज से रिकॉल पर गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी है और एलडीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? प्राइमरी है और इमीडिएट है। प्राइमरी का मीन्स हो गया, इमीडिएट का मीन्स हो गया, जैसे अभी हमने कहा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस अब हम लोग पढ़ने लगे, तो ये कौन सी मेमोरी है? इमीडिएट। ठीक, क्योंकि आपको पता है स्क्रीनशॉट ले लिया, बस अब हमें देखना होगा, देख लेंगे, अब इस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होगा इमीडिएट में। प्राइमरी मेमोरी क्या होगी? आपको पता है पूरे दिन सब काम कर रही होगी, लेकिन आपके बच्चे को स्कूल से लेकर आना है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म में ही आएगा, लेकिन वो इमीडिएट नहीं है, वो प्राइमरी में है। प्राइमरी का मीन्स हो गया ऐसे काम जो हैं तो छोटे सरल हैं, लेकिन क्या है, उन्हें हमें बिल्कुल टू द पॉइंट टाइम से पूरा करना है, वो प्राइमरी में आते हैं। और इमीडिएट में क्या है, अभी हमने कहा कि कल आप 5 बजे ही क्लास अटेंड करेंगे, तो आपने इमीडिएट में डाल दिया कि 5 बजे तो क्लास का टाइम है, वो इमीडिएट में चला गया। ठीक, लेकिन अगर आपको ये पता है कि कोई व्यक्ति आपके घर में आने वाला है, उसका ये टाइम है, उसके बाद वो इस टाइम पे चला भी जाएगा और बाहर से व्यक्ति आ रहा है, पेरेंट्स हैं, इन लॉज है, कोई भी, तब आप उसे इमीडिएट में नहीं डालेंगे, तब आप उसे प्राइमरी में डालेंगे। तो मतलब हमें खुद पता होता है कौन सी प्राइमरी में आएगी और कौन सी इमीडिएट में आएगी। प्राइमरी में वो सब चीज़ें आती हैं जिनको एक सही समय पर जिनको पूरा करना है, वो सब प्राइमरी में। इमीडिएट में वो आती हैं जो ज़रूरी तो हैं, लेकिन उन पर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, वो इमीडिएट में, मतलब काम करना है लेकिन वो ऐसा नहीं कि उस पर कुछ गलत हो सकता है, या ये कह दें कि उस पर कुछ ऐसा रिएक्शन आ जाएगा कि ये काम बिगड़ जाएगा, तो वो इमीडिएट में जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एलटीएम जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी हमारी सीमेंटिक है। एपिसोडिक मेमोरी सभी को पता है, एपिसोड हम लोग देखते हैं। ठीक, जितने हमारे सीरियल्स आते हैं उनमें कौन सी मेमोरी काम करती है? एपिसोडिक मेमोरी। वो एक एक साल से देख रहे हैं हम लोग। मान लो हम लोगों ने बचपन में रामायण देखी, महाभारत देखी, कौन सी मेमोरी में थे वो? एपिसोडिक में। मतलब उनके कैरेक्टर को हमने वन टाइम देखा, फर्स्ट टाइम देखा, और जब तक वो 1 ईयर 2 ईयर, जब तक वो हम लोगों ने टीवी में प्रोग्राम देखे या रामायण महाभारत को देखा, तो हमारी मेमोरी में वो सब चीज़ें कनेक्ट हैं। तो किस में आएंगे ये? लॉन्ग टर्म मेमोरी में, एपिसोडिक जो मेमोरी है हमारी, वहाँ पर। ठीक, फिर है सीमेंटिक मेमोरी। ये क्या है? सीमेंटिक मेमोरी मीन्स होता है शब्दार्थ विषय, मतलब शब्दों से उन चीज़ों को समझ लेना। ठीक, मान लो अभी हम लोगों से कहा जाए, हम लोग कहीं पर भी दुनिया में चले जाए, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि माननीय मोदी जी कब से प्रधानमंत्री हैं, ये शब्द में है, एपिसोड नहीं है, तो हम लोगों को भले हम लोग डेट भूल जाएं, लेकिन हम लोग इतना बता देंगे काफ़ी लंबे समय से है। ठीक, ये शब्द विषय हुए। कोरोना, मान लो हम लोग कहीं पर भी दुनिया में हो या कोई और अदर लोग हो, उनसे पूछा जाए कोरोना महामारी कब आई थी, तो उन्हें नहीं पता है कोरोना, मतलब पता है लेकिन डेट याद नहीं, अब टाइम नहीं याद है, एकदम से नहीं याद आया, लेकिन वो क्या कहेंगे, अभी आए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। ठीक, मतलब जिसको हम शब्दों से समझकर उसको हम ये बता पाएँ कि ये घटना लगभग कब तक के बीच की है, वो सब किस में जाएंगे? सीमेंटिक में जाएंगे हमारे। और जिनको हम एपिसोडिक मीन्स है कि जिसको एक बार हमने देखा, जैसे मान लो अभी आप हमको देख रहे हैं, आपने 2 साल से देखा, 3 साल से, तो आपने 3 साल से हमको देखा है, तो आप किस में डालोगे इसको? सीमेंटिक में कि एपिसोडिक में? सीमेंटिक नहीं, एपिसोडिक में डालोगे, क्योंकि आप हमें देख भी रहे हैं ना लगातार, हमें लगातार आपने देखा भी है, सुना भी। मान लो हमें ना देखा सुना होता, बिल्कुल ऐसे एक नाम जिससे हम बार बार परिचित हैं, लेकिन हम कुछ
इंटरनल बहुत इंटरेक्ट नहीं हो रहा है उस चीज़ों से। तो ये किस में जाएगी, एपिसोडिक का मीन्स है जो हमारे देखने में भी लगातार आ रही है, ठीक। और सिमेंटिक मीन्स क्या है, जो अचानक, जैसे मान लो राम मंदिर का मुद्दा है तो किस में जाएगा ये, सीमेंटिक में जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी मेमोरी है उनके 4 हमारे क्या अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल या रिकॉग्निशन, ये 4 पार्ट्स हैं, भी नहीं कहेंगे, पार्ट्स कहेंगे। और फिर ये जो हमारे पार्ट्स हैं इसमें से सबसे अधिक हमें प्रेशर कहाँ देना पड़ता है, किसी को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में, ठीक। फिर पहले हम दोनों में से आता है क्वेश्चन कि पहले हम रिकॉल करते हैं कि पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई व्यक्ति हमें अचानक से मिलता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि ये वो व्यक्ति है कि नहीं है, कि उसके जैसा लग रहा है। अब वो है तो फिर हम उसके बाद रिकॉल करते हैं ये कहाँ मिला था, या कब हम इनके साथ थे, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, जो हमारी मेमोरी उसके बारे में समझा। अब देखते हैं मेमोरी के बाद ये हो गया। फिर अधिगम क्या है, लर्निंग है। लर्निंग के संदर्भ में 2 चीज़ें हैं। लर्निंग के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, लर्निंग हम लोग कैसे करते हैं, देखो लर्निंग में एजुकेशन हो ये निश्चित नहीं है, लेकिन एजुकेशन में लर्निंग का होना निश्चित है, ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जितनी भी हम लोग लर्निंग करते हैं, लर्निंग में किसका होना आवश्यक है, हम लोग कई बार ये चीजें पढ़ चुके हैं। लर्निंग कहीं भी हो सकती है, वेरी गुड, किसी भी समय कहीं भी हो सकती है। लाइक हम नेट का सिलेबस अगर पढ़ रहे हैं तो ये हम कर रहे हैं मीन्स एक पर्टिकुलर बांध के, लेकिन अभी हमने ये करते करते भी अगर अपनी पर्सनैलिटी में कोई अच्छी चीज डेवलप की है तो ये लर्निंग है। तो लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, एनीवेयर इट कैन बी, एट एनी एज, एनी सिचुएशन। लर्निंग को ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोगों की मम्मी ने कभी हम लोगों को आटे को मैश करना सिखाया। अब मम्मी कोई डिग्री लेकर नहीं आई थी हम लोगों की, ठीक, लेकिन उन्होंने जो बताया वो काम भी हमारे आया, ठीक। तो वो क्या हो गया, मतलब कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं अपना कोई अनुभव शेयर करते हैं, अचानक से हमें एक सीख मिल जाती है, ठीक है। वो हो सकता है हम लोग जब तक जीवन है तब तक रहे, क्योंकि जीवन में सीखना, जब तक जीवन है, सांसें हैं, तब तक हम सीखेंगे। तो इसका ऐसे बोलते हैं कि प्रत्येक लर्निंग में एजुकेशन का होना जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा का पार्ट बने, लेकिन एजुकेशन में लर्निंग का होना मस्ट है। लर्निंग कहीं भी हो सकती है, शिक्षा में भी हो सकती है, जीवन के कहीं किसी भी कोने में हो सकती है, लेकिन एजुकेशन, लेकिन वो सब एजुकेशन बन जाए, वो हमारे करिकुलम का पार्ट बन जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एजुकेशन में जो कुछ होगा वो प्रॉपर लर्निंग ही होगा। क्लियर है ये बात सबको कि लर्निंग और एजुकेशन में क्या अंतर है, कि लर्निंग कैसे कनेक्ट हो रही है और एजुकेशन, बस ये इसमें इतना और कुछ भी नहीं यहाँ पर, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, फिर आते हैं सिगमंड फ्राइड की तरफ। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसको किसको लर्न है अभी जस्ट नाउ, चलो मीता मैम बोलेंगे। मैम मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारे जो 90 to 110 में है वो किस एरिया को टच करेंगे, क्या नेम है मैम? सामान्य बुद्धि, ठीक है, एवरेज। और 110 to 20 में तीव्र बुद्धि, ठीक है। चलिए 0 to 25 में जड़ बुद्धि, ठीक है बस। चलिए अच्छा, बुद्धि के जो हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं या आईक्यू है वो क्या होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, बुद्धि के भेद जिन्हें बोलते हैं लोग। मैम सीमा मैम बोलिए आप। हाँ बोलेंगे सीमा, बोलिए। दीदी 4 होते हैं, IQ, PQ, EQ और SQ, ठीक है, वो हम लोग हाँ बोलेंगे मीता मैम इन्हें क्या बोला जाएगा, ये चारों बुद्धि के क्या हैं? ये हैं जैसे हम लोग WHO के हेल्थ के डायमेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही ये हमारे जो हमारी बुद्धि है उसके 4 डायमेंशन है, ठीक है। अब लेकिन ये बुद्धि के भेद नहीं है, ठीक है, ये बुद्धि के वो प्रकार हैं जो हमें नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। अभी बुद्धि के भेद में पहले देख लें, पढ़ना मैम क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे पढ़ना मैम,
जैसे वृत्तियों के प्रकार और वृत्तियों के नाम पढ़ते हैं ना, अब ये वही क्वेश्चन आ रहा है आपके पास बुद्धि वाला। बोलेंगे पढ़ने में कुछ कहते? दीदी ये तो समझ में आ गया कि डायमेंशंस में और टाइप्स में डिफरेंस होता है, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई। मुझे क्वेश्चन ये पूछना था, पहले आप ये टॉपिक बता दो, फिर मेरे को पूछना था मेंटल एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ चलो अभी उसको भी बता, ऐसे ही समझ लीजिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एक बच्चा 10 साल का है, ठीक है। अब ये इसके पैरामीटर्स होते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसमें से मान लो 20 क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए और 10 साल के बच्चे ने 20 में से 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक। तो ये 10 साल का बच्चा जिसने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं, तो इसको ये समझा जा रहा है कि ये उम्र में बड़ा है, लेकिन इसकी मेंटल IQ लेवल जो है या बुद्धि जो है वो थोड़ी सी कम विकसित है, ठीक है। तो इसको पैरामीटर्स जो इसके क्वेश्चन के हैं उसके अकॉर्डिंग इसका एक नॉर्म्स बना है कि जो बच्चा मान लो जिसने जितने क्वेश्चन के, मान लो एक बच्चा है जिसने 20 या 19 क्वेश्चन कर लिए, तो इसको जीनियस में डाल दिया गया, या 20 क्वेश्चन के 20 कर लिए तो जीनियस में डाल दिया गया। तो अब वो बच्चा 10 ईयर्स का है, ठीक है, और बच्चे ने 10 ईयर्स का जो वो नॉर्म था जिसको सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को, अब वहाँ पर उसका क्या हुआ कि 10 ईयर्स के बच्चे ने जब 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसे क्या माना जाएगा कि इसकी मेंटल हेल्थ 15 में जा रही है, ठीक। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी कैलकुलेशन बाद नहीं करना, पहले तो सरल भाषा में समझ लें फिर कैलकुलेट कर लेना। तो मतलब कई बार हम लोग देखते हैं ना कि छोटे बच्चे के अंदर, एक 5 साल के बच्चे के अंदर 15 साल के लोगों के क्वेश्चन के जवाब देने की कैपेबिलिटी है। तो ये बच्चा मेंटल एज में बड़ा होगा कि फिजिकल एज में बड़ा होगा? मेंटल। और एक बच्चा ऐसा है जो कि क्या बोलते हैं कि जो 15 साल का है लेकिन क्वेश्चन वो 5 साल वाले बच्चों के भी नहीं दे पा रहा है प्रॉपर। तो अब ये किस में बड़ा है, फिजिकल एज में या मेंटल एज में? फिजिकल में। अब एवरेज को देखें कि 5 साल का बच्चा 5 साल के बच्चों के आंसर दे पा रहा है, कौन सी एज को टच करेगा? सही चल रहा है, मतलब सही ग्रोथ हो रही है, एवरेज, ठीक है। बस ऐसे इसको देखा जाता है कि व्यक्ति के जो, और ये सब देखा कैसे जाता है, इसके जो हमारे पैरामीटर जो क्वेश्चन डिसाइड हैं उनमें चेक किया जाता है, तभी तो निकालेंगे किसी का। नहीं तो हम लोग अपने घरों में कहाँ देखते हैं किसका कितना IQ, ये तो हम लोग कॉमन सेंस से लगा पाते हैं कि व्यक्ति के उपलब्धियों के आधार पर या व्यक्ति के जो रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन कई बार होता गलती हो जाती है, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और जो बच्चे कहते हैं कम अच्छे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो कई बार हम लोग माता पिता यही नहीं निष्कर्ष निकाल पाते, वो सोचते हैं बच्चे के अंदर क्वालिटी है बिजनेस करने की, उसको करवा रहे इंजीनियरिंग और कहेंगे ये वीक है, ठीक है। तो ये वीक है, तो अब हम लोगों का ये गलत है ना। तो हम लोग यहाँ पर हमारी जो साइकोलॉजी है ये एक अच्छा रोल प्ले करती है कि ऐसे में हम पहले अपने बच्चे को ही दिखा ले जाकर, उसको पूरा टेस्ट करवा ले जाकर कि बच्चा मेरा किस फील्ड में जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ सपोर्ट करती है। अब यहाँ कोई अध्यात्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ हमारी सीधे सीधे एक डायरेक्ट हम जैसा जीवन जी रहे हैं वहाँ बात हो रही है कि वहाँ हम चेक कराएं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि बच्चा हमारा किस फील्ड में जाएगा। बस इसी के बेस पर ही 3 इडियट्स मूवी बनाई गई थी, ठीक, इसी बुद्धि के लेवल को जानने समझने के लिए कि अब हमारा, क्योंकि बच्चे का लेवल हम कैसे जानेंगे, उसकी क्षमता के अनुसार उसको कार्य मिलना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार उसे कार्य, क्षमता के अनुसार और उसकी रुचि के अनुसार प्लस में, तो क्या होगा वो बच्चा अच्छा करेगा। तो जब हम लोगों को ये बुद्धि लब्धि का टर्मन का सिद्धांत है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, 14 से उसको डिवाइड करते हैं हमेशा, ठीक। डिवाइड किससे करेंगे? 14 से, और फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो इसको आप लोग आराम से अब निकालना, एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब आते हैं हम लोग एक बार देखते, किसी का हैंड रेस था वो जल्दी से बोलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अब ना आज पूछेंगे, वो सब बाद में। नहीं दीदी, मैं तो यही कहना चाह रही थी कि IQ के लिए मैंने एमएड में क्वेश्चनार बनाया था, हर स्कूल में जाके एज के अकॉर्डिंग वो उससे मैं निकालती। आपका एमएड है? हाँ, इसलिए आपने पक्का बनाया होगा, उसमें काम आता है साइकोलॉजी। तो दीदी मेंटल एज के लिए जो नॉर्म्स है वो हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे फिजिकल एज तो जब बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद हर साल उसकी एज बढ़ती जा रही है तो वो हमें दिख रही है, लेकिन मेंटल एज कैसे पता चलेगी हमें? उसके लिए हमें साइकोलॉजी में जाके, जैसे अगर हमने कुछ क्वेश्चंस रखे तो वो अगर उस एज का बच्चा उस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है तो ये तो हमने खुद डिफाइन किया ना।
ये नहीं, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वहीं खेल रहे हैं, ठीक है, खेलते खेलते कुछ कोई व्यक्ति आ गया या कुछ उनसे गिर गया। अब उसमें से देखेंगे एक बच्चा डर के उठा ही नहीं, एक बच्चा रोता ही जा रहा है, एक बच्चा थोड़ी उठने की कोशिश कर रहा है, एक बच्चा ऐसा है जो सबको कह रहा है चलो जल्दी से उठो, कोई आने वाला है, या कोई भयभीत कोई ऐसी कंडीशन है, वो सबको उठा के कहेगा, कहीं ना कहीं उसको ले जाएगा, सिचुएशन से बाहर कर लेगा, कंडीशन से। तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे कि किसका क्या है, ठीक है। कुछ बच्चे होते जैसे अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने डिसाइड किया हम ये बनेंगे, नहीं बन पाए, ठीक, और इतना इतना टाइम हो गया। किसी ने डिसाइड किया ये बनना है तो यही बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। किसी ने डिसाइड किया वही बन गए, ठीक। तो ये सब क्या, जैसे अभी हमको लगता है, हमें अपने जीवन में था कि बीएड में बार बार मम्मी पापा सब बैठाने का प्रयास कर रहे थे, हमको लगता था भगवान जी इतनी कृपा कर दो कि हम कभी पास ना हो, क्योंकि डर लगता था अगर सही पूरे क्वेश्चन कर लिए तो पास हो जाएंगे। अब लगता था चीटिंग भी ना करें, कितना आप सोच नहीं सकते कैसी चीज़ों से मानसिक स्थिति से गुजरे, क्योंकि मेरा क्लियर था हम छोटे बच्चों को प्यार करेंगे, सब करेंगे, लेकिन इनके लिए हम टीचर नहीं बनेंगे, टीचर हम यूनिवर्सिटी के ही बनेंगे। अब ये नहीं पता ये सब कहाँ से आया होगा, और इतनी लंबी यात्रा के बाद यात्रा पूरी हो गई, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप कैसे डिसीजन ले पाते, तो ये सब मेंटल हेल्थ को सब रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो ये हमने बस छोटे छोटा देखा हम लोग ने कि जो हमारी बुद्धि के स्तर को देखा, बुद्धि के बारे में। अब देखते हैं एक बार मानसिक द्वंद्व, कुंठा के कारण, सामान्य मानसिक विकारों का परिचय, अनिद्रा, उसके बारे में बताना नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल तनाव, चिंता और अवसाद की, ठीक। तनाव क्या है पहले तो इसको एक बार देख लेते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी हम डिफाइन नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं इसको, ठीक। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो जीन पियाजे की है, सामने 2-3 चीज़ें अभी पढ़ी हमने, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, ठीक। इंटेलिजेंस बुद्धि में आ गया, लैंग्वेज हमारी कितनी क्लियर है और यह किस भाषा को हम अधिक समझ सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को संस्कृत बहुत इजी लगती है, ठीक है, कुछ को हिंदी, कुछ को इंग्लिश, कुछ को और जो अदर लैंग्वेजेस है। तो ये भी है कि किस भाषा में हम, जैसे अभी हम लोग हैं, कितना भी हम लोग इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो या कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, लेकिन जब हम लोग अपनेपन की बात करते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही करना पसंद करेंगे, ठीक। और जो लोग कि अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज है वो देखेंगे, हम लोगों के साथ अगर उनकी फैमिली नहीं है तो हम लोगों से नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन उनकी फैमिली में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसकी भाषा में ही, वो अपनी में ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज यहाँ काम करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, जहाँ पर हमारा परसेप्शन ठीक होगा, अटेंशन ठीक होगा, या ये कहें कि अटेंशन अच्छा है तो परसेप्शन अच्छा होगा, परसेप्शन अच्छा है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा काम कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस सही काम कर रहा है तो मेमोरी ठीक है, मेमोरी ठीक है तो लैंग्वेज को हम ठीक बोलेंगे, और वो सब कुछ ठीक है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मीन्स हो गया कि जहाँ अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, वहाँ हम अपनी समस्या को भाषा के माध्यम से प्रॉपर तरीके से टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके के बारे में हमने पढ़ा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। और जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो हमारी है क्या, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो हमारी मोस्टली किससे कनेक्टेड है, साइकोलॉजी से। लेकिन जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। प्रॉपर फंक्शन किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से। यहाँ क्योंकि जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी क्या है, मन का विज्ञान है, मन में हमारे इमोशंस भी आते हैं, इमोशंस हमारे हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो वो प्रॉपर साइकोलॉजी हो गई। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हार्ट कहीं काम नहीं कर रहा है, क्लियर है सबको। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ओनली ब्रेन वर्क कर रहा है, हार्ट कहीं काम नहीं कर रहा है, बस इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए रचना जी अब हमको एक बार वो दिखाइए, अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं। तनाव देखते हैं सबसे पहले। तनाव के जो स्ट्रेस है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। इसमें से नेगेटिव कौन सा है हमारा, डी स्ट्रेस, ठीक है। जो नेगेटिव डी स्ट्रेस है वो कितने दिन में वर्क करना स्टार्ट कर रहा है और क्यों करेगा, क्यों का आंसर सब एक बस 10-10 सेकंड में हमको देंगे, ताकि यही फाइनल करेंगे उसको, इतना बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। नेगेटिव स्ट्रेस
बोलिए। 3 मंथ्स अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा, और उसको अगर सॉल्व नहीं किया जाता है, बस ये कारण है कि वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो जो सॉल्व नहीं किया जा रहा है तो उसको वो कैसे बढ़ रहा है, सॉल्व ना करना वो कैसे बढ़ रहा है, ये प्रोसेस हो कैसे रही है? मैम वही रूट कॉज पे नहीं गए हैं, कट टू ब्रेन नहीं है, मींस वही डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं, भूख की अनियमितता, नींद की है, वो सब स्टडी नहीं की है और उनको सॉर्ट आउट नहीं किया तो ये बढ़ता ही जाएगा। चलिए देखो, इसको हम अपने शब्दों में बोल दें, जब भी हम किसी काम को डेडलाइन में पूरा नहीं करेंगे वो सब डी स्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक, वन वे आंसर। जब भी हम किसी काम को डेडलाइन में पूरा नहीं करेंगे वो सब हमारा डी स्ट्रेस में जाएगा। ठीक, अब यू स्ट्रेस बोलेंगे, जल्दी से एग्जांपल देंगे। मैम किसी भी कार्य को तय सीमा में खत्म करने के लिए हम जितना भी एफर्ट करते हैं वो सब हमारा यू स्ट्रेस में आता है। वेरी गुड। ठीक, जो डी स्ट्रेस में हम डेडलाइन में नहीं पूरा कर रहे हैं, यहाँ उसको हम समय से पहले पूरा कर दे रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस हो गया। और पॉजिटिव स्ट्रेस के बाद बिल्कुल ध्यान से आंसर देंगे, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है हमारा, उसके बाद हमें अच्छी नींद आती है या नहीं आती? आती है मैम। मैम 1-2 दिन तो नहीं आती है, खुशी के मारे नहीं आती। पॉजिटिव स्ट्रेस के बाद कभी नींद नहीं आती। जिस दिन आप मैम लास्ट टाइम तो पेपर देके मुझे अच्छी नींद आई थी। नहीं, वो इसलिए आई थी आपके ऊपर बहुत प्रेशर चल रहा था लगातार, बिल्कुल सांस लेने की कई टाइम ही नहीं सांस लेने का था आपको, तो आपके पास कुछ समय ही नहीं है, तो वो तो व्यक्ति को 1 सेकंड मिल जाएगा, वो तो वही लेट जाएगा। ठीक है, वो वाली बात थी। ठीक, पॉजिटिव स्ट्रेस जब भी हम लोग समय पर काम कर लेते हैं और कहीं आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया, तब तो आप देखना ऐसा लगेगा कि नींद अब 2-3 दिन के लिए दिमाग से ही चली गई है। ठीक, नींद भी तभी आती है जब हम बिल्कुल काम को इधर उधर डालते हैं। ठीक है मैम ईश्वर प्रणिधान कर दिया था इसलिए नींद आ गई थी। नहीं, अच्छा है, ये तो अच्छी चीज़। योग में तो हम लोग यही सीखते हैं कि हम लोग सही से हम लोग कर जाए नींद। तो यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस समझ गए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पॉजिटिव स्ट्रेस में होते हैं या हमने इस टाइम के अंदर अपने काम को कंप्लीट किया है, तो अब हमारा ब्रेन रेस्टिंग मोड में तो आ जाएगा लेकिन नींद नहीं आएगी। ठीक, ब्रेन को आराम पूरा मिलेगा लेकिन नींद चली जाएगी, क्योंकि डोपामिन अब एक्सेस सीक्रेट हो गया है। डोपामिन क्या हो गया है, एक्सेस सीक्रेट हो गया है। तो अब क्या हो रहा है कि वो नींद को बिल्कुल रेस्टिंग मोड में लिया। और आप देखेंगे जब कभी भी पॉजिटिव, एक क्वेश्चन और आता है इसका, पॉजिटिव स्ट्रेस जब भी होगा उसके बाद नींद नहीं भी पूरी होगी तब भी आपका पेट ठीक ढंग से साफ होगा। ठीक, अब सोचिए कि क्या हमारी बॉडी की साइकोलॉजी बनी हुई है। पॉजिटिव स्ट्रेस के बाद नींद बिल्कुल पूरी रात नहीं आए तब भी आपका सुबह पेट प्रॉपर टाइम पर साफ हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब समझ पाए, गट टू ब्रेन कनेक्शन। ब्रेन ने कुछ पकड़ा ही नहीं, बिल्कुल रेस्टिंग मोड में है, तो जब कुछ पकड़ा नहीं है तो लार्ज इंटेस्टाइन अपने समय पर वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देगी। ठीक, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं चिंता। ठीक, जो हमारी एंजाइटी है वो कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की एंजाइटी। पहले तो एंजाइटी है क्या, वो एक एक लाइन में इतने बार हम पढ़ा चुके, जल्दी से बोलेंगे सब। एंजाइटी है क्या हमारी? मैम किसी चीज के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहना, उसके लिए कुछ स्टेप नहीं लेना, तो वो धीरे धीरे चिंता में बदलता चला जाता है। वेरी गुड, कंप्लीट आंसर है। कोई भी चीज़ के बारे में बराबर सोच रहे हैं लेकिन कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, पहले स्ट्रेस था, स्ट्रेस से एंजाइटी में हम जा रहे हैं, तो स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस था, ये हमारा नेगेटिव वाला। ठीक, तो डेडलाइन पे हमने काम नहीं किया तो वो हमारा डी स्ट्रेस बना जाके। अब डी स्ट्रेस पे अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, अब ये किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, प्रॉपर एंजाइटी में जा रहा है। ठीक, एंजाइटी के हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइटी। कौन कौन सी एंजाइटी के टाइप्स हैं? अच्छा, एंजाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने है, सिगमंड फ्राइड ने दिया। ठीक, अब इसको आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी पहले इसको कंप्लीट कर दें क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। ये हमारी 3 प्रकार की चिंता है। कौन कौन सी? एक है हमारी वास्तविक चिंता, रियल एंजाइटी। फिर है न्यूरोटिक एंजाइटी, तंत्रिका तापीय एंजाइटी। फिर है मॉरल एंजाइटी। मॉरल एंजाइटी जो हमारी है
वो नैतिक चिंता हो गई। अब देखते हैं 3 चिंताएं कैसे। अब देखिए अपने अपने, अब थोड़ा सा शांत मन से देख लें क्योंकि इतना जल्दी भी नहीं पढ़ना है। अब एक बार 2 मिनट का समय दीजिए कि क्या आप इसी में आते हैं कि नहीं आते हैं, इससे बाहर कोई चिंता है। कोई बाहर हो तो अपना अपना एग्जाम्पल दे दीजिए, तब हम इसमें बात करें। सबको लग रहा है सही है? ठीक है। देखो वास्तविक चिंता क्या है, जिसमें भूकंप, तूफान, शेर का भय, बाहरी चीज़ों से अचानक से हम कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही, तो इनमें भयभीत होना वास्तविक चिंता है। ठीक, अभी हम लोगों को पता हो कि कल इधर भूकंप आएगा, आ जाता है, या हम लोग कहीं ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जहाँ मौसम विभाग की बराबर जानकारी आ रही है कि मौसम बिगड़ रहा है, तो अब यहाँ नहीं कह सकते, यहाँ तो फिर अब भयभीत नहीं हुए, तो वो सुपर चेतन की बात हो गई, सुपर कॉन्शियस की बात हुई। उसके अलावा क्या होगा कि वास्तविक चिंता होगी यहाँ पर। मान लो किसी के बच्चा है 2-3 दिन से नहीं आया, थोड़ी देर नहीं आया, 5 घंटे नहीं आया, लेकिन 2-3 दिन से नहीं आया है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब चिंता होगी। फिर आते हैं तंत्रिका तापी जो चिंता है, न्यूरोटिक एंजाइटी है। इसमें क्या है, अहम का उपहम की इच्छाओं पर निर्भर होना। हमारा इड ईगो सुपर ईगो हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक, जैसे आक्रामक इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं, आक्रामक इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं। कई बार, और ये सब होता था मोस्टली जो हमारे टीनेजर्स हैं, वहाँ आती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, कई बार देखा होगा बच्चों को अगर बहुत गुस्सा आ गई और उन लोगों की बात सही नहीं हुई, जो हमारे 25 साल तक के बच्चे, वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हम कुछ कर लें, ठीक, अपने को ही चोट पहुँचा ले। पहले वो बाहर चोट पहुँचाने का प्रयास करेंगे और नहीं पहुँचा पाए तो वो फिर अपने को पहुँचाएंगे, और या फिर घर की सारी चीज़ों को फेंकने पर, कई बार होता है ना, बच्चों को फेंकना शुरू करते हैं, तो ये क्या है, अब उनका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तीनों में से कहीं भी वो अपने आप को, जहाँ उन्हें सुटेबल लग रहा है वहाँ वो अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये तंत्रिका तापी चिंता है, न्यूरोटिक एंजाइटी है। जो और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें, न्यूरोटिक एंजाइटी में हमारे जितने सेक्सुअल्स जो टेंडेंसीज हैं वो इसी में आती हैं, न्यूरोटिक में ही आती हैं। ठीक, इसके हमने आपको एक एग्जांपल दिए थे कि जो लोग ऐसी चीज़ें आ जाएं उनके मन में, बहुत एकदम पूरी फोर्सफुली आ जाएं बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर, जिसके अंदर, और उन्होंने यदि उसे रोक दिया है वहाँ पर, तो अब उनका कोई बॉडी का पार्ट गड़बड़ होगा, निश्चित गड़बड़ होगा। ठीक, इसलिए या तो वो किसी तरह, अब इसमें होता क्या है कि पेरेंट्स हमारे इतने अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। टीचर्स भी हमारे इतने अवेयर नहीं होते हैं कि वो उनकी चीज़ों को, अब ये होता क्या है, कहाँ ये सब चीज़ें आती हैं, अगर हमने बच्चे को पहले से ऐसी हीलिंग दे रखी है कि उसके अंदर कुछ ऐसे एनर्जेटिक सोर्सेस ऑलरेडी हैं कि वो उससे भी अपने आप को हैप्पीनेस फील करा सकता है, तब तो ठीक है। या फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्यों पहले के बच्चों को तेज तेज से चैंट कराया जाता था, जब कराया जाता था, या फिर जंपिंग कराया, या फिर टहला दिया, इसीलिए कराते थे कि ऐसी चीज़ें उनके माइंड को कभी ट्रिगर ना दें। मतलब उनकी एक एज के बाद जब ज़रूरत होती तब ठीक है, पहले उससे ना करें। तो यहाँ पर हमारे जो यौन और आक्रामक इच्छाएं दोनों आती हैं तंत्रिका तापी में। ठीक, इन दोनों को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाना, इसकी एनर्जी को गेन करना, ये तंत्रिका तापी चिंता में है। कि अगर हम सक्षम हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो ये चिंताजनक बात है। फिर देखते हैं नैतिक जो मॉरल एंजाइटी है वो क्या है, अहम की पराहम पर निर्भरता के कारण व्यक्ति की नैतिक चिंता। अब क्लियर है, वो वास्तविक थी, फिर तंत्रिका तापी हो गई, फिर नैतिक हो गई। 3 जो हमारे इड ईगो सुपर ईगो चल रहे थे ये यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नैतिक चिंता, वैसे भी हम लोगों ने सुपर ईगो में क्या पढ़ा था कि बच्चा मॉरलिटी की तरफ चला जाता है, उसका मॉरल कॉन्शियस लेवल थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि अहम की पराहम पर निर्भरता के कारण व्यक्ति में नैतिक चिंता उत्पन्न होती है। हमने कहा था जो ये कब होता है, जब बच्चा 18 की तरफ आने लगता है, 18 की तरफ आने लगता है, तो वो कुछ भी करने जाएगा तो वो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से कहीं मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए,
ऐसा करने से कहीं मेरे स्कूल में मेरी प्रेस्टीज डाउन ना हो जाए। मतलब वो चाह भी रहा है करना, लेकिन वो बार बार एक्शन रिएक्शन दोनों मोड में आ रहा है। और एक्शन रिएक्शन मीन्स कभी वो सही में भी जा रहा है कि नहीं करना चाहिए, कभी लग रहा कर ले, ठीक। तो दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम कर रही हैं। तो ये 3 प्रकार की हमारी चिंता है। बस यही चिंताएं जिसके टीन एज में आ गई वो पूरे जीवन ये काम करेंगी। टीन एज में ये 3 चीज़ें यदि आ गई, जिस तरह से आएंगी वही हम होल लाइफ उसी तरह का नेचर हमारा बना रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करना है, तो हमें चिंता में अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ऐसी अगर घटनाएं घट जाती हैं तो यहाँ पर जितने हमारे टेस्ट हैं साइकोलॉजी के या काउंसलिंग है या हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जितनी थ्योरीज हैं या CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो दवाओं के माध्यम से हार्मोन्स को पॉजिटिव कर दें, ठीक, वो सब हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चिंता वाला पार्ट। अब देखते हैं हम लोग इसको बोलेंगे ऋषा। मैम एक तो अभी जयपुर में रिसेंटली नीरजा मोदी स्कूल में एक 9 साल की बच्ची ने सुसाइड किया, तो वो तो इसमें काउंट हो गई। जो ये इड का ईगो पर निर्भरता हुई, यानी वो उसकी जो प्री टीनेज है। और जो जैसे कोटा में बच्चे के पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेजा है और वो नहीं चाहते, तो कोटा में बहुत सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा वो तो एरिया बन गया सुसाइडल टेंडेंसीज का। तो इसमें ये अहम की परा हम पर निर्भरता कहेंगे इसको, कि वो सुसाइड ना भी कर पाए, लेकिन 19-20 की एज में जो उनके माइंड में सेट हुआ, फिर वो जब 40-45 के होंगे तब भी उनके अंदर वो टेंडेंसी आएगी फिर बार बार। बिल्कुल रहेगी। जब जब उनके मन का काम नहीं होगा तब तब वो इन चीज़ों को अपनाने की बात सोचेंगे। इसीलिए अभी तक भी कितना हम लोग किस युग में चले गए हैं, अब इतना कुछ हो चुका है, तब भी जो मोस्ट इंटेलिजेंट पेरेंट्स है, पढ़े लिखे, एक होता नहीं पढ़े सबसे अच्छे सुखी लोग, तो हमें अब लगता है ना पढ़ो लिखो कुछ भी, या तो सही पढ़ो लिखो तो योग पढ़ दो, कम से कम योग वाले इतना तो करेंगे कि अपना जीवन पूरा जी जाएंगे, ठीक। और या तो भी कुछ ना पढ़ो, क्योंकि पढ़ लिख कर भी इतना प्रेशर बच्चों पर, इतना प्रेशर बच्चों पर चल रहा है। और ये देखो वहाँ प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव जब एग्ज़ाम आते हैं वहाँ प्रेशर है, या उनको कोई कंपटीशन बीट करना है। और जब यहाँ पर ICSE CBSE ने क्या पैटर्न ख़राब कर दिया, एक दिन अभी उसकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पहली बार हमको समझ में आया, उन्होंने कहा क्या रूट कैसे ख़राब की जा रही। ICSE CBSE इवन यूपी वालों ने भी किया है, लेकिन अभी वहाँ पर भी 12th में जाने पर कुछ प्रॉब्लम कर नहीं सकते बच्चे। तो क्या हो रहा है कि उनको पहले बच्चा चाहे वो बिल्कुल कम अच्छा है पढ़ने में और बहुत अच्छा है, परसेंटेज वही 90 के आसपास जा रहा है, 95, 85, 86 से 99 की तरफ जा रहा है। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे में क्या कैलिबर है। तो अगर ये कैलिबर तब कैलकुलेट कर पाते जब बच्चे की रियलिटी के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते, और फिर 12th में भी हो गया। तो हमारे जीवन में बनने की एज, डिसाइड होने की एज कब थी, केवल 10th और 12th ही तो था। पूरे हम लोग बचपन में जो कुछ पढ़ते थे, हम लोगों को एक ही चीज़ समझ में आती थी, बस 10th कर लिया 12th कर लिया, बस इतना कर लिया। तो अब हम लोग कुछ करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। इसका मतलब कुछ उसमें हम लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित हो रही थी। तो अब पहले तो हमने उनकी रूट को कमज़ोर कर दिया। अब आप जितने कहीं आप जाइए, आपको लगता है ये CBSE ICSE वाले कुछ टॉपर बन रहे हैं। जब कंपटीशन की बात आती है सब जीरो चले जाते हैं, मुश्किल से 5% का रेशियो चल रहा है। अभी भी जो सबसे पुअर जिसको मानते गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई को, वहीं से सबसे अधिक लोग निकलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें तो एड़ी चोटी लगाना है, इसी में से देखना है जाकर, ठीक है। तो ये क्या है, इसलिए ये सारी जो चिंताएं जो इस समय राजस्थान कोटा में चल रहा है, उनको बहुत ज़रूरत है हम लोगों के यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा परसेंटेज अच्छा चल रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने एंग्जाइटी देखी कि जो हमारी कैसे कैसे काम कर रही है। चलिए, और अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें डिप्रेशन को। डिप्रेशन क्या है हमारी, इसको एक हिंदी की लाइन में लिखिए जो बड़ा सरल समझ में आता है, क्योंकि आज तक हमको ये लाइन के अलावा जल्दी से समझ नहीं आई लाइन। विषाद इच्छाओं का पक्षाघात है, बेक की डेफिनेशन है। विषाद इच्छाओं का पक्षाघात है। किसको किसको समझ में आ गया? मीन्स जब किसी की इच्छाएं बार बार दब रही हों या दबाई जा रही, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। फिर विषाद कितने प्रकार के? 2 हैं।
एक मेन है प्रधान विषादी विकृति डिसऑर्डर है हमारा डिप्रेशन, और दूसरा है हमारा डायस्थमिक विकृति डिसऑर्डर। ठीक, एक है प्रधान मेन हमारा जो है डिप्रेशन डिसऑर्डर है, मेन डिप्रेशन या प्राइमरी बोले या मेन बोले, डिप्रेशन डिसऑर्डर है जिसे हिंदी में लिखते हैं प्रधान विषादी विकृति। ठीक, दूसरा है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, डायस्थाइमिक विकृति डिसऑर्डर। ठीक, अब इसको केवल आराम से शॉर्ट टर्म लिखेंगे, नोट्स हमको प्रॉपर बना के दे देना। जो पहला वाला है विषाद का प्रकार है, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है, इसमें व्यक्ति एक या एक से अधिक अवसादपूर्ण घटनाओं से पीड़ित होता है। एक या एक से अधिक मतलब 2 या 3, बस इतने में से पीड़ित होगा, सफ़र करेगा। इस श्रेणी के अवसाद में व्यक्ति में रोग के लक्षण कम से कम 2 सप्ताह से अधिक दिखाई दे रहे हो। तो इसको हम लोग कई बार देखा ना, एकदम से व्यक्ति सही चल रहा होता है, एकदम से वो उसके बॉडी लैंग्वेज, माइंड, फेस सब डल नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, एक या एक से अधिक यदि उसकी इच्छाएं जो हैं या वो अवसादपूर्ण परिस्थिति को फेस कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रधान प्राइमरी मेन में आ गया। अब देखते हैं जो दूसरी सेकंड हमारी फाइनल स्टेज है डायस्थाइमिक विकृति। इसमें विषाद की मना स्थिति का स्वरूप दीर्घकालिक हो जाता है, लॉन्ग टर्म हो गया। अब जो विषाद हमारा 15 दिनों का था, अभी लंबे समय का हो गया, 3 महीने, 6 महीने, 1 ईयर, 2 ईयर ऐसे चलेगा। ठीक, अब कोई व्यक्ति 2 ईयर्स तक चला गया अगर, तो बहुत सीवियर कंडीशन, 3 to 6 मंथ में भी सीवियर मोड पे ही होता है, लेकिन ये फिर बहुत अधिक आगे होगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिप्रेशन के कुछ लक्षण आप लोग बोलोगे, बिल्कुल सॉलिड आंसर देना। डिप्रेशन के लक्षण क्या हो सकते हैं? मैम, सोने जागने का समय नियमित नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसको कुछ भी नहीं पसंद, अकेले रहना, शून्य में ताकना, और शाम के बाद समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, मर जाऊं या मार भी दूं, कई बार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जिसके जीवन में कोई गोल नहीं होगा वो डिप्रेशन में जाएगा। गोल होगा, और एक बात ध्यान रखिए, जिसके जीवन में कोई गोल होगा उसके जीवन में मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे ही नहीं, केवल पॉजिटिव स्ट्रेस आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक, नेगेटिव भी थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो पॉजिटिव में ही कनेक्ट हो जाएगा जाकर। ठीक, तो इसीलिए सबसे ज़रूरी क्या है हमारे जीवन में, जब हम लोग मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं तो क्या बताते हैं, एक हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो, दूसरा हमारे जीवन में गोल हो, क्योंकि गोल ही हमें जीवित रहने के लिए यहाँ पर मजबूर करता है। यदि किसी के जीवन में कोई गोल ना हो, कई बार देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन बहुत सारी मदर्स इसलिए जीवन को रख लेती हैं कि मेरे बेबी का हमको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक, कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं, कई बार ऐसे सबके सामने ऐसी परिस्थिति आती है जो किसी के कारण उस चीज़ को रोक लेते हैं जाकर, तो ये सब गोल में कनेक्ट हो जाते हैं जाकर। तो डिप्रेशन में क्या है कि जीवन में इसका मतलब कोई गोल है ही नहीं, नील। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें कि जब भी डिप्रेशन किसी को होगा उसको नींद हर समय आएगी, लेकिन नींद कभी नहीं आएगी। नींद हर समय आएगी, लगेगा फिर सो जाओ फिर सो जाओ, पर उसे नींद का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि नींद हमारी पूरी हो जाए प्रॉपर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि वो कोई भी कार्य में रुचि नहीं लेगा क्योंकि कोई गोल नहीं है वहाँ पर। सुसाइडल टेंडेंसीज को बार बार वो अप्लाई करने की सोचेगा। और एक चीज़ एक टैग लाइन में लिखेंगे ना, उसे कब कोई सुसाइडल टेंडेंसीज को अप्लाई करता है, जब उसे लगता है ना संसार में हमारी किसी को ज़रूरत है ना हमको संसार में किसी की ज़रूरत है। ये सुसाइडल टेंडेंसीज का फाइनल फंडा काम करता है। तो क्लियर हो गया कि हमारी डिप्रेशन भी 2 प्रकार का है, एंजाइटी 3 प्रकार की है, स्ट्रेस 2 प्रकार का है, बाकी सबके अपने अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अभी अपना टाइम देख लें, टाइम पूरा हो गया है। चलता पढ़ते समय पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला जाता है। ठीक, चलो अब आज आप लोग एक बार पूरा प्रॉपर नोट्स को देख कर रखना और इसके केवल की नोट्स बनाना।
अपना सिलेबस सामने रखना, उसके पॉइंट नोट डाउन करेंगे और सामने एरो लगाकर बस उसके टू द पॉइंट आंसर देते जाएंगे। कल हमको लगता है एक बार सिगमंड फ्राइड की अभी हमें नीड पड़ेगी पढ़ाने की, या फिर और कुछ उसका हमें विकल्प दिखा तो बता देंगे। ठीक है, चलिए अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। हाँ, लेकिन जितना हमारे पास मैटर है उसको फाइनल कर लेना अपना, क्योंकि मैटर आपको हम भेज चुके हो तो आप उसी से पढ़ लेना। बाकी कुछ चीज़ें हम ट्रिगर देंगे क्योंकि कल हम योग दर्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति 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 सर्वारिष्ठर्षु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय। नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम। सबको प्रणाम।